हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 4th ऑफ अगस्त। एंड क्योंकि आज संडे है तो ई पेपर में कोई एक्सप्लेन सेक्शन नहीं होता है। तो व्हाट वी डू ऑन संडे कि संडे को हम सारे जो वेबसाइट पे एक्सप्लेन सेक्शन आता है जो कि ई पेपर में कवर नहीं होता है वो हम यहाँ कवर करते हैं। और इवन जो वीक की डेवलपमेंट थी न्यूज़ में वो भी शॉर्ट में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। बट अगर डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो आप वीडियो ही देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि एक बार दिमाग में रिवाइज हो जाए। ठीक है, रिवीजन प्लस एक्स्ट्रा जो है वो हम यहाँ कवर करते हैं। तो पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो हमेशा की तरह पहला आर्टिकल जो है वो पैलेस्तीन इजराइल के बारे में है। तो देखो एक नया ग्रुप यहाँ दिखा, ये फतह, ये कहाँ पे है? ये है हमारा वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक में प्रेजेंस है। तो फिर से हम एक बार इजराइल और इसका मैप देख रहे हैं, पता नहीं कितनी बार देखना पड़ेगा, बट डिस्कस करते हैं। देखो ये रहा वेस्ट बैंक वाला रीजन, अब तक तो याद हो गया होगा। अब देखो ये रहा हमारा डेड सी, ये भी याद रखना है कि जॉर्डन के बीच में है और किसके बीच में? इजराइल के बीच में। जॉर्डन रिवर मैंने बताई थी लेबनान से चलती है, गोलानाइट्स के रीजन से। ठीक, और एक यहाँ लेक है, लेक टिबेरियस। बाकी याद रखने वाली बात, कैपिटल क्या है इसराइल की? तेल अवीव। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा पोर्ट। बाकी गाजा सिटी हमारी, गाजा जो स्ट्रिप है ये रहा, जहाँ यहाँ पे किसका प्रेजेंस है ज़्यादा? हमास का, बताया था मैंने ये। और क्रॉसिंग कौन सी है? राफा क्रॉसिंग। ये देखो इजिप्ट और इसके बीच में। ठीक, बाकी काम का कुछ, हाँ देखो एक ये चाहो तो याद रख सकते हो, शेख हुसैन और एलन भाई। एलन भाई तो याद रख लो क्योंकि ये वेस्ट बैंक से है ना, तो ये रिलेटेड है। एलन भाई पूछ सकता है। और जॉर्डन देखो इधर है, जॉर्डन की कैपिटल क्या है हमारी? अमान। बाकी गोलानाइट्स, गोलानाइट्स इसराइल ने कैप्चर कर रखा है, किसे किया है? सीरिया से किया है। हेजबुल्ला हमारा कहाँ प्रेजेंट है? लेबनान में। ये सब बता चुका हूँ मैं, डिस्कस कर चुका हूँ, बस यहाँ शॉर्ट में एक बार दिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, तो गवर्नर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, ऐसा ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होना चाहिए। बट 1956 में अमेंडमेंट आया, उसने बोला कि एक गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, प्लस यूटी का भी। मतलब जैसे कि 2 स्टेट का हो गया प्लस एक यूटी का भी गवर्नर हो सकता है, एक ही गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये याद रखना है। और इसका जो टेन्योर होता है ये क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक रहेंगे। नॉर्मली 5 ईयर्स बोलते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में 5 ईयर नहीं दिया हुआ है। ठीक, और एक चीज़ याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन जो है गवर्नर का वो ज़्यादा है देन प्रेसिडेंट। और इनकी जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि ये इंडियन ओरिजिन चाहिए, प्लस इन्होंने 35 ईयर्स एज की कंप्लीट होनी चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड नहीं करना है इनको। ठीक, बाकी नेक्स्ट चलते हैं। अब नासा ने 2020 में एक मार्स मिशन भेजा था, उसमें जो रोवर भेजा था इन्होंने उसका नाम था परसीवेरेंस। ठीक, तो याद रखना है परसीवेरेंस या पर्सी जो है वो रिलेटेड है मार्स से और नासा के मिशन से। इसने बेसिकली अभी एक रॉक में लाइफ के लिए डिस्कवरी कर रहा था, लेकिन लाइफ मिली नहीं। तो रॉक का नाम क्या है? 6 यावा फॉल्स। ठीक, 6 यावा फॉल्स याद रखना है। अब जो ये मिशन था ये लैंड कहाँ पे हुआ था? ये ज़ेरो क्रेटर में लैंड हुआ था उस टाइम पे। इसका एक मॉक्सी करके एक इसका इंस्ट्रूमेंट था, वो क्या करता है वहाँ पे? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, O2 मार्स में। ठीक, और याद रखना है कि एक हेलीकॉप्टर गया था इंजेन्यूटी। ये किस लिए था? ये यहाँ वहाँ पे, क्योंकि देखो वहाँ पे ग्रेविटी डिफरेंट है अर्थ से, तो वहाँ पे फ्लाइट हम कर सकते हैं कि नहीं, कुछ उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते, उसके लिए टेस्टिंग के लिए गया था। ये जो मिशन है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके ले आएगा अर्थ पे। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ काम का नहीं है। अब राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में प्ली गई है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू प्राइवेसी है। केस कौन सा रिलेटेड है? केएस पुत्तुस्वामी केस। नेक्स्ट, ये भी कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। अब देखो ब्राज़ील में एक ओरो पाउच फीवर है, ये उस दिन मैंने डिस्कस किया था शायद वाजीराम प्रीलिम पॉइंटर्स में। ये बेसिकली कॉज बाय अ वायरस। ठीक है, अभी इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का भी कुछ पता नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं होगी, जाहिर सी बात है, 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वायरस कौन सा होता है? वायरस ओरो पाउच वायरस ही है वो नाम उसका। ये कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया वीडियो में, तो यहाँ पे बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसकी बॉडी कौन सी होती है जो इसको वो करती है, एनफोर्स करती है। उसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे।
और PMLA एक्ट में बेल की कंडीशंस बहुत स्ट्रिंजेंट होती हैं, डिफ़िकल्ट होता है बेल पाना। बाकी नेक्स्ट ये कुछ काम का नहीं है। इसराइल हज़बुल्ला बता ही दिया। हज़बुल्ला ने बेसिकली रॉकेट फायर कर दिए थे गोलन हाइट्स के रीजन में, फिर इसराइल ने भी कहीं फायर कर दिया है, बस यही चीज़ है। और इक्विवेलेंस रिपोर्ट आई थी, किसकी थी ये? परख की आई थी। परख क्या है? नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, किसके अंदर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। और ये क्या करता है? असेसमेंट के स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि जो बोर्ड्स हैं हमारे यहाँ, जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं जैसे ICSE हो गया, CBSE हो गया, उनके बीच में एक इक्वालिटी आ जाए ताकि हायर एजुकेशन वगैरह में दिक्कत ना हो और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हो जाएं इवैल्यूएशन वगैरह के। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है NCERT के अंदर। और NCERT किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। अब केरला के लैंड साइड में कुछ काम का नहीं था, ये भी कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है, ये भी नहीं। ये तो ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था उस दिन। बस ये हो जाता है कि इसमें कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अभी क्या है कि यहाँ पे ले में बारिश नहीं हुई तो ह्यूमिडिटी जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गए तो इंजन में ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, थिन एयर हो जाती है, रेरिफाइड एयर हो जाती है, तो वो इशू करती है इवन फ्लाइट के टेक ऑफ से। ठीक है, ये कैसे होता है वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी हाँ, तो वेनेजुएला में प्रोटेस्ट वगैरह क्यों चल रहा है? इन्फ्लेशन की यहाँ दिक्कत है, हाई इन्फ्लेशन हो गया है, एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ गई है इनकी। और जो इनके प्रेसिडेंट का ये इलेक्शन हुआ है, इसके बारे में भी बोला गया है कि इलेक्शन जो है फ्रॉड, इसमें फ्रॉड कमिट किया गया है। अब वेनेजुएला के पास क्या है? वेनेजुएला के बारे में कि इसके पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स मतलब अभी ये निकालता नहीं, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है अभी शायद। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड का? US जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का। नेक्स्ट चलते हैं। तो लिथियम और जम्मू कश्मीर का जो एंगल है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है वीडियो में डिटेल में, क्योंकि वो 2-3 मिनट का डिस्कशन है, तो आप वहीं से देख लो तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं रिवर सीन के बारे में। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ इवेंट होने वाला था ओलंपिक का, बट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें इकोलाई की प्रेजेंस ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि सीवेज वगैरह यहाँ पे ज़्यादा आता है, तो ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट है। और ये रिवर जो है 3rd लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की? फ्रांस की। और फ्लो कहाँ से करती है? पेरिस के थ्रू फ्लो करती है। और ड्रेन कहाँ करती है? एंड में सबसे ज़्यादा ड्रेन करती है इंग्लिश चैनल में ड्रेन करती है। ठीक, अब इंग्लिश चैनल किसको किसको सेपरेट करता है वो मुझे बता दो। नेक्स्ट, हज़बुल्ला फिर से आ गया। उफ, ये ऑलरेडी बता दिया है। इनके चीफ का असैसिनेशन हो गया था, हमास के चीफ का। ये भी बस याद रखो कि ऐसा हो रखा है कुछ। उधम सिंह जी के बारे में मेमोरियल बनाने के लिए बात चल रही है कहाँ पे? पंजाब में। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड थे। ये बेसिकली जो जलियांवाला बाग मसाकर हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उसमें जो फायरिंग की थी वो जनरल डायर ने की थी, लेकिन जो ऑर्डर किया था वो वहाँ के LG ने किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका नाम था फ्रांसिस ओ डायर। ठीक है, ये फ्रांसिस ओ डायर है और इसे जनरल डायर था जिसने फायरिंग की थी। तो इनको इन्होंने, उधम सिंह जी ने 1940s में मार दिया था, इनके असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन की थी। अब गदर पार्टी जो थी, ये इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? इसका फॉर्मेशन US में हुआ था 1913 में। ठीक है, ये याद रखना है। इन्वॉल्व कौन कौन थे इनके फॉर्मेशन में? एक थे सोहन सिंह बखना और दूसरे थे हमारे लाला हरदयाल, याद रखना। बाकी ये कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मैं डिटेल में बता चुका हूँ 1 तारीख की वीडियो में, वहाँ से देख लेना। ये भी वही इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ, ये भी कुछ काम का नहीं है। अब सब कैटेगराइजेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस किया है, वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे बस इतना बता दे रहा हूँ कि स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो सब कैटेगराइज कर सकते हैं, SC शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को। और सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये अगर SC ग्रुप है तो इसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको एट पार लाना है उन ग्रुप से जो कि रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लिए हैं अब तक। ठीक है, तो इसके लिए सब कैटेगराइजेशन अलाउ कर दिया गया है। बाकी आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इससे? आर्टिकल 341, 342। ठीक है, बाकी तो लैंड स्लाइड्स वगैरह तो आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में क्या होता है। बेसिकली कॉजेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं? कंडीशनिंग फैक्टर्स हो गए, जैसे कि वहाँ की सॉइल की टोपोग्राफी क्या है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है, रॉक्स कैसी हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कैसी है। और दूसरा होता है ट्रिगरिंग इवेंट्स। ट्रिगरिंग इवेंट्स में क्या आएगा? मैन मेड फैक्टर्स हो गए ये सब। ठीक है, और यहाँ पे केरल में हुआ क्या है कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह भी काफ़ी हुआ है, इस वजह से हो जाता है। और इस बार तो जो हुआ था वो काफ़ी हैवी रेनफॉल हो गई शॉर्ट टाइम में, इस वजह से हुआ। और देखो 2 रीजन्स हैं, एक सिक्किम भी बहुत प्रोन है, हिमालयाज़ में जो सिक्किम का रीजन है वो बहुत प्रोन है लैंडस्लाइड से।
और वेस्टर्न घाट्स में जो रीजन है वो है हमारा ये केरल वाला रीजन जो है, ये काफ़ी प्रोन है लैंडस्लाइड्स के। बाकी देखो भोपाल में डिजास्टर हुआ था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी सुनी होगी आपने। गैस कौन सी इन्वॉल्व थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब मेंस के लिए इसमें काम का क्या है? देखो मेंस के लिए काम का ये हो सकता है कि देखो 40 साल हो गए हैं अभी तक इसका जो वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट जो था उसे डिस्पोज नहीं कर पाए हम, ये दिखा सकते हैं। ठीक, बाकी अब इसमें तो क्या ही कहें, बहुत अनफॉर्चुनेट है। बाकी ये कोई काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। अब ये बता ही दिया ऑलरेडी मैंने। हाँ देखो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ लाइटनिंग से बहुत डेथ हुई थी तो वहाँ पे पाम ट्रीज़ प्लांट कर दिए हैं। अब पाम ट्रीज़ कैसे प्रिवेंट करते हैं लाइटनिंग अटैक्स को, कि देखो होता क्या है, इनके अंदर जो वाटर का कंटेंट होता है काफ़ी होता है, प्लस इनमें जो सैप प्रेजेंट होता है वो बहुत कंडक्टिंग होता है। तो ये क्या करते हैं कि जब बिजली गिरती है तो कंडक्ट कर देते हैं ग्राउंड में, तो उससे लाइटनिंग प्रिवेंट हो सकती है। तो देखो ये भी यूज़ कर सकते हो मेंस में कि कैसे मतलब हम नेचुरल चीज़ों का भी यूज़ करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिज़ास्टर वगैरह को। अब ये तो मैंने कल ही डिस्कस किया है कि ग्रेट निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वगैरह बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है काउंटर चाइना करने के लिए, प्लस जो हमारा कौन सा स्टेट था वो मलाक्का स्टेट था, मलाक्का स्टेट में जो ट्रेड वगैरह जाता है उससे थोड़ा हमें भी अर्निंग हो जाए इस वजह से। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ काम का नहीं, यहाँ भी कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है, ये तो डिबेट है, ये भी कुछ काम का नहीं है, ये भी नहीं काम का है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो गवर्नर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, ऐसा ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होना चाहिए, बट 1956 में अमेंडमेंट आया, उसने बोला कि एक गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, प्लस यूटी का भी, मतलब जैसे कि 2 स्टेट का हो गया प्लस एक यूटी का भी गवर्नर हो सकता है, एक ही गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये याद रखना है। और इसका जो टेन्योर होता है ये क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक रहेंगे। नॉर्मली 5 ईयर्स बोलते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में 5 ईयर नहीं दिया हुआ है। ठीक, और एक चीज़ याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन जो है गवर्नर का वो ज़्यादा है देन प्रेसिडेंट। और इनकी जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि ये इंडियन ओरिजिन चाहिए, प्लस इन्होंने 35 ईयर्स एज की कंप्लीट होनी चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड नहीं करना है इनको। ठीक, बाकी नेक्स्ट चलते हैं।